2 सितंबर 2023। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के तकरीबन 4 साल बाद इस पिछले महीने यानी अगस्त की शुरुआत से सुप्रीम कोर्ट में इस पर लगी पिटीशंस में हियरिंग हो रही है। ये हियरिंग सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कर रही है। ये पिटीशंस मार्च 2020 से अपनी आखिरी लिस्टिंग के बाद से अभी तक सुप्रीम कोर्ट में बगैर हियरिंग के ही पड़ी हुई थी। अब आखिरी फैसला आने तक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इनकी हियरिंग करती रहेगी। इस चैनल पर आप शुरू से लेकर हर दिन की हियरिंग का पूरा ब्यौरा जानेंगे। थोड़ी देर हुई है लेकिन कोशिश रहेगी कि हर एक दिन की हियरिंग सबको एक ही जगह सुनने को मिल जाए। तो शुरू करते हैं। पहले दिन की हियरिंग में पहले आर्टिकल 370 की बेसिक बातें और उसे हटाने की घटना को समझा गया, साथ ही पिछली हियरिंग से निकली बेसिक बातों को रखा गया। पहले समझा गया कि आर्टिकल 370 क्या है। 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के मुताबिक ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। इसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी आईओए भी लाया गया, जो 600 देशी रियासतों के बारे में था। आईओए ब्रिटिश इंडिया में आने वाली रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या खुद ही आजाद होने का ऑप्शन चुनने की सुविधा देता था। पाकिस्तान कबाइलों के अटैक के बाद कश्मीर ने भारत के साथ विलय पत्र पर आईओए के प्रोविजन के मुताबिक साइन कर दिए। इस विलय में 3 महत्वपूर्ण मामले, डिफेंस, विदेशी मामले और कम्युनिकेशन को छोड़कर बाकी मामले भारत सरकार के अधीन रखने की बात तय थी। इसके चलते आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया और जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया। यह आर्टिकल राज्य को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की परमिशन भी देता है। इसके अलावा इस प्रोविजन ने जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद की लेजिस्लेटिव पावर पर भी लिमिट लगा दी। आर्टिकल 370 को 17 अक्टूबर 1949 को भाग 21 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था, जिसकी हेडिंग थी टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। शुरू में इसे एक टेम्परेरी प्रोविजन के रूप में माना गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण और उसे अपनाने तक इसके प्रभावी रहने की उम्मीद थी। हालांकि राज्य की कॉन्स्टिट्यूशन सभा संविधान सभा 25 जनवरी 1957 को आर्टिकल 370 को कैंसिल करने या संशोधन की सिफारिश किए बिना खुद को भंग कर दिया, जिससे प्रोविजन की स्थिति अनिश्चित हो गई। वक्त के साथ साथ भारत के सुप्रीम कोर्ट और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फैसलों के जरिए आर्टिकल 370 को स्थायी दर्जा प्राप्त माना जाने लगा। इसका मतलब ये था कि आईओए में शामिल सब्जेक्ट्स के संबंध में राज्य में सेंट्रल लॉ लागू करने के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श की जरूरत थी। दूसरी ओर डिफेंस, विदेशी मामलों और कम्युनिकेशन से अलग मामलों से रिलेटेड सेंट्रल लॉ के लिए राज्य सरकार की सहमति मस्ट थी। हालांकि राज्य की संविधान सभा 1957 में भंग होने के बाद जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के लिए 5 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 2019 की घोषणा के जरिए इसे हटा दिया गया। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2018 से ही प्रेसिडेंट रूल लगा था और अब भी लगा ही हुआ है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019, जिसे CO 272 ऑर्डर भी कहा जाता है, उसे पारित किया गया। इस आदेश ने 1954 से लागू कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर हटा दिया और घोषणा की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविजन जम्मू और कश्मीर पर लागू होंगे। इसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 367 में भी संशोधन किया गया, क्योंकि आर्टिकल 370 को केवल जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सिफारिश से संशोधित किया जा सकता था। तो CO 272 आदेश ने आर्टिकल 367 में एक खंड और जोड़ा। इस खंड में कहा गया है कि ये कथन राज्य की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राज्य की संविधान सभा आर्टिकल के खंड 2 में रेफर है, उसकी जगह पर 370 को राज्य की विधानसभा के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। यानी जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की जगह जम्मू कश्मीर की विधानसभा को समझा जाना चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग थी और राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, इसलिए विधानसभा के बजाय संसद की 370 हटाने की सिफारिश को विधानसभा की सिफारिश के बराबर माना गया। ये एक बेहद घुमावदार व्याख्या थी। इसके अलावा CO 272 ने आर्टिकल 367 में एक्स्ट्रा हिस्से जोड़े, जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर सरकार के संदर्भ को जम्मू कश्मीर के गवर्नर के रूप में समझा जा सकता है। यानी विधानसभा भंग थी तो संसद ने उसकी जगह ली और मंत्रिमंडल की जगह राज्यपाल ने ले ली।
इसके बाद केंद्र सरकार ने दूसरा कदम उठाया। आर्टिकल 370 को कैंसिल करने की सिफारिश करने वाला एक वैधानिक प्रस्ताव लोकसभा ने 351 मतों के बहुमत के साथ पारित कर दिया गया और बाद में यही प्रस्ताव राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया। 6 अगस्त 2019 को संसद में पारित वैधानिक संकल्प के आधार पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एक नोटिफिकेशन CO 273 जारी किया, जिसमें कहा गया कि 6 अगस्त 2019 से आर्टिकल 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इससे जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति प्रभावी ढंग से रद्द हो गई। प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन के ही दिन एडवोकेट ML शर्मा ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसे चैलेंज किया। फिर तहसीन पूनावाला, जम्मू कश्मीर के वकील शाकिर शब्बीर ने भी उस ऑर्डर को चुनौती देते हुए पिटीशंस दायर की। बाद में लॉ ग्रेजुएट्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, डिफेंस पर्सनल और राजनेताओं सहित बहुत से लोगों ने आर्टिकल 370 को कैंसिल करने के खिलाफ पिटीशंस दायर की। इन पिटीशंस में जम्मू कश्मीर के विभिन्न मुद्दों पर चिंता जताई गई, जैसे कि मीडिया की स्वतंत्रता, राजनीतिक नेताओं की हिरासत, घाटी में लॉकडाउन की चुनौतियां, इंटरनेट शटडाउन वगैरह वगैरह। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाकर इनकी हियरिंग करने का फैसला किया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में तत्कालीन CJI NV रमना, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस R सुभाष रेड्डी, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। इस बेंच को आर्टिकल 370 के तहत प्रेसिडेंट के आदेशों को चुनौती देने वाली पिटीशंस पर हियरिंग और फैसला सुनाने का काम सौंपा गया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन और कम्युनिकेशन शटडाउन से जुड़ी पिटीशंस पर जस्टिस NV रमना की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने अलग से हियरिंग की। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 8 दिनों तक चली हियरिंग के दौरान पिटीशनर्स ने कई दलीलें पेश की तो केंद्र की मोदी सरकार भी कहीं नहीं चूकी। सबसे पहले पिटीशनर्स ने जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल की लीगैलिटी पर अपना पक्ष रखा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 के तहत जिसे लागू किया गया था, ये कहा गया कि ये आर्टिकल 356 टेम्परेरी नेचर का होता है। इस तरह जब किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो प्रेसिडेंट और संसद की पावर का प्रयोग भी टेम्परेरी और रेस्टोरेटिव नेचर का होता है। प्रेसिडेंट रूल का उद्देश्य ये इंश्योर करना था कि फिर से ऐसी स्थिति बने जहां राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बन सके। इस तरह से आर्टिकल 356 के तहत पावर का उपयोग इनवेरिएंट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाने के लिए नहीं किया जा सकता है। मोदी सरकार ने तर्क दिया कि राज्य में प्रेसिडेंट रूल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनों के हिसाब से सख्ती से लागू किया गया था और विभिन्न तथ्यों के आकलन पर बेस्ड था, आधारित था, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि राज्य का प्रशासन चल रहा है। इसके अलावा प्रेसिडेंट रूल के लिए आर्टिकल 356 के तहत संसद द्वारा अपेक्षित मंजूरी भी दी गई और दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित किए गए। राज्य सरकार की एक्सेप्टेंस की जरूरत पर पिटिशनर्स का तर्क है कि चूंकि जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2018 से अक्टूबर 2019 तक प्रेसिडेंट रूल लगा था, इसलिए राज्य में सभी फैसले राज्यपाल ने लिए थे। पिटिशनर्स ने तर्क दिया कि गवर्नर केवल प्रेसिडेंट का एक एजेंट था जो एक इमरजेंसी उपाय के रूप में एक लोकप्रिय चुनी हुई सरकार की जगह लेता था। इसलिए राज्यपाल ने जो किया उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा कहीं भी शामिल नहीं थी, तो इसलिए गवर्नर की ये हरकत अमान्य थी। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि सहमति भी अलोकतांत्रिक थी, क्योंकि न तो प्रेसिडेंट और न ही गवर्नर ने इस मुद्दे पर जनता या विधान परिषद के सदस्यों के साथ कोई भी बातचीत की। इस पर केंद्र की मोदी सरकार ने कहा कि चूंकि राज्य उस समय प्रेसिडेंट रूल के अधीन था, इसलिए संसद में राज्य के विधानमंडल द्वारा अन्यथा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां भी निहित थीं। इस प्रकार आर्टिकल 356B के मुताबिक संसद इस मामले में कानून बनाने की अपनी शक्तियों के अंतर्गत सक्षम थी। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक आर्टिकल 371D के तहत प्रेसिडेंट की पावर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर नहीं थी, बल्कि केवल अमेंडमेंट और एक्सेप्शन के साथ प्रोविजनों को लागू करने की पावर थी। इस तरह प्रेसिडेंट के पास स्वाभाविक रूप से लिमिटेड पावर थी। इसलिए आर्टिकल 370 को केवल तभी कैंसिल किया जा सकता है जब इसे खत्म करने का प्रपोजल राज्य की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा या इसके कानूनन उत्तराधिकारी की ओर से आया हो। चूंकि उस समय जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए ऐसी कोई नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट पारित नहीं कर सकते थे। मोदी सरकार ने इसके जवाब में आर्टिकल 371D के तहत प्रेसिडेंट की पावर की कॉम्प्रहेंसिव नेचर को अंडरलाइन करते हुए कहा कि आर्टिकल 371D के तहत प्रेसिडेंट ने 6 मौकों पर 6 बार ये पावर यूज की थी जब जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट लागू था, और किसी भी समय इस प्रैक्टिस के खिलाफ कोई मुद्दा या चुनौती नहीं उठाई गई थी। इसके अलावा
पुरात लाल लखनपाल बनाम इंडियन प्रेसिडेंट केस में 1A SCR 688 पर भरोसा किया गया, जिसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 371D के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनों को उनके एप्लीकेशन में संशोधित करने की कॉम्प्रहेंसिव पावर थी। राज्य के बंटवारे पर पिटिशनर्स ने तर्क दिया कि राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 का उल्लंघन है। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी राज्य के चरित्र को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करके पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता था। ये तर्क दिया गया कि ऐसा करना संविधान के संघीय चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, क्योंकि आर्टिकल 3 उस सीमा को लिमिटेड करता है जहां संघ की संघीय नेचर को कम किया जा सकता है। मूल रूप से ये कहा गया कि राज्यों को मौजूदा राज्यों से अलग किया जा सकता है, जैसा तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। राज्यों को पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील किया जा सकता है। केंद्र ने इस दलील को अस्थिर बताते हुए तर्क दिया कि आर्टिकल 3 के स्पष्टीकरण में साफ प्रोविजन है कि आर्टिकल 3 में राज्य के रेफरेंस में केंद्र शासित प्रदेश का रेफरेंस शामिल है। इस तरह केंद्र वाकई एक राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट सकता है। केंद्र की मोदी सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर का बंटवारा आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खात्मे के लिए किया गया था। पर्यटन, उद्योग धंधे लगाकर रोजगार पैदा करके घाटी के आर्थिक फायदे के लिए कदम जरूरी था। वहीं पिटिशनर्स का तर्क है कि केंद्र की कार्रवाई जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 147 का भी उल्लंघन है। आर्टिकल 147 के मुताबिक जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 और 5 में सीमित संशोधन किए जा सकते हैं। मोदी सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर संविधान का आर्टिकल 147 किसी भी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 के तहत भारत के प्रेसिडेंट को मिली पावर को प्रभावित, कमजोर या कंट्रोल नहीं कर सकता है। साथ ही यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत संसद के काम में बाधा भी नहीं पहुंचा सकता है। मोदी के वकील ने SBI बनाम संतोष गुप्ता के जजमेंट पर भरोसा किया, जिसमें माना गया था कि जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन था। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में पत्रकार प्रेम शंकर झा के वकील एडवोकेट दिनेश देवी ने दो महत्वपूर्ण मामलों में सुप्रीम कोर्ट की बेंचों की आपस में विरोधी राय के चलते मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेजने की दरखास्त की। वरिष्ठ वकील संजय पारिक ने इसका समर्थन किया। उनके तर्क का सार संपत प्रकाश और प्रेमनाथ कौल के पहले जजमेंट के बीच विरोधाभास पर केंद्रित था। चिंता की बात यह थी कि संपत प्रकाश ने 1957 के बाद आर्टिकल 370 के तहत पारित प्रेसिडेंट के आदेश को बरकरार रखा, जब जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा पहले ही भंग हो चुकी थी। दूसरी ओर प्रेमनाथ कौल ने स्थापित किया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के विघटन के बाद प्रेसिडेंट और संसद के पास आर्टिकल 370 के तहत ऐसे आदेश जारी करने की ताकतें नहीं है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पिटीशंस को बड़ी बेंच के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है। माना गया कि प्रेमनाथ कौल मामले का संदर्भ अलग था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर के युवराज द्वारा पारित कानून की लीगैलिटी से निपटा जा रहा था। एक बार जब 2 मार्च 2020 को 7 जजों की बेंच के रेफरेंस को रिजेक्ट कर दिया गया तो मामला लंबे समय तक लिस्ट नहीं किया गया था। अप्रैल 2022 को वरिष्ठ एडवोकेट शेखर नफाड़े ने भारत के तत्कालीन CJI NV रमना से इन पिटीशंस को लिस्ट करने की तत्काल जरूरत बताई, तो CJI रमना ने कहा कि वो मामले की दोबारा हियरिंग के लिए 5 जजों की बेंच का पुनर्गठन करने पर सोचेंगे। इसके बाद 3 अलग अलग मौकों पर CJI चंचूड़ से मामले का जिक्र किए जाने के बाद आखिरकार इसे 2 अगस्त 2023 को हियरिंग के लिए लिस्ट किया गया। अगले एपिसोड में सुनिए मामले की सेकेंड हियरिंग।